Today's topic is we are continuing with features or properties of D block elements. Fifth property, rather sixth property, is paramagnetic nature. ये D block elements है paramagnetic nature. You know paramagnetic nature क्या होता है? Those substances which are attracted towards external magnetic field are known as paramagnetic substances. The property of paramagnetism, पहला पॉइंट यही है कि substance are attracted. जो भी D block elements है या their ions है, they are attracted towards external magnetic field. External magnetic field यही indicate करता है कि ये paramagnetic होते हैं. They are attracted towards external magnetic field. यही तो paramagnetism होता है. तो ये क्यों होता है ये भी हमने किया है. It is due to presence of one or more unpaired electrons. एक या एक से ज्यादा unpaired electrons अगर है, उनकी वजह से one or more unpaired electrons, उनकी वजह से paramagnetic nature होता है. Unpaired electrons. So transition metals में हमें पता है D में unpaired electrons होते हैं, therefore they are paramagnetic in nature, या इनके ions में. अब जो ये paramagnetism है, इसको हम magnetic moment के बेस पर निकालते हैं. मैग्नेटिक मूवमेंट जिसका ज्यादा है उसका पैरामैग्नेटिक नेचर ज्यादा है. मैग्नेटिक मूवमेंट म्यू से डिनोट किया जाता है. अंडर रूट ऑफ n इंटू n+2. bm बोहर मैग्नेटॉन इसका यूनिट है. सो मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमें निकालना है म्यू, it is equal to under root of n into n+2 bm. n is number of unpaired electrons. हम निकाल सकते हैं इसके बेस पर. Let us take कोई एग्जांपल हम ले लें. कोई भी सपोज मैं लेता हूं Fe3+ का निकाल देते हैं हम मैग्नेटिक मोमेंट कितना है. अब Fe3 का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए पहले हमें वी नीड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Fe3. आपको मैंने कहा है जब भी आयन की कन्फिगरेशन लिखनी है पहले हम एटम की लिखेंगे. 26 argon 18 3d and 4s. 26 means 2 and 6. इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तभी तो Fe3+ बनेगा. So it is argon 18, s के 2 और इसमें 1 निकलेगा 3d5. अब d5, अब d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. हर एक में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा. जब D में 5 है, हॉर्न्स रूल, पहले सब में एक एक फिल कर लो, देन इसके बाद आप पेयरिंग कर सकते हो. अब कितने अनपेयर्ड है? सो n निकला यहाँ पर, n is equal to 5. सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल 5. अब निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट म्यू अंडर रूट ऑफ n into n+2 bm बोहर मैग्नेटॉन. So under root of 5 into 5 plus 2 bm under root of 35 bm. तो almost 5.9 मान लीजिए, almost 5.9 bm आंसर आ गया इसका. 5.89 और 5.9 आए. सो हमें निकला मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Fe3+. तो ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे वहां पर. सपोज 4 गिवन होंगे, आपको बताना है इसमें
मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा किसका है, मैग्नेटिक मोमेंट कम किसका है, या वैल्यू वहां पर गिवन होता है, आपको बताना है ये वैल्यू किसका है, राइट। सपोज ऐसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, ये एडिशनल चीज है मैं करा रहा हूं साथ साथ में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इनमें से कौन सा है, आंसर ये क्वेश्चन है। ए पार्ट है सपोज Cu प्लस, बी पार्ट है Zn2 प्लस, सी पार्ट है Sc3 प्लस, और डी पार्ट है इसमें लेट अस सपोज Cr3 प्लस। अब हमने इसको सपोज ये क्वेश्चन है, इनमें पैरामैग्नेटिक कौन है, हमें इसमें निकालना तो नहीं है, लेकिन हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 है, n 0 है, तो इसका मतलब है ये पैरामैग्नेटिक नहीं है। अगर अनपेयर, अगर कोई ना कोई अनपेयर्ड होगा 1 to 9 तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। डी में अगर 1 to 9 है तो फिर तो अनपेयरिंग होगी, बिकॉज आप यहाँ पर दिखाता हूं मैं, इनमें से पैरामैग्नेटिक विच आर द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब 1 to 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लाइक दिस 1 2 3 4 5। सपोज 1 है तो ये भी पैरामैग्नेटिक, अगर 2 होंगे डी में ये भी पैरामैग्नेटिक होगा, 3 भी, 4 भी, 5 में तो 5 अनपेयर्ड है, अगर 6 होंगे तब भी 4 अनपेयर्ड है, 7 होंगे तब भी 3 अनपेयर्ड है, 8 होंगे तब भी 2 अनपेयर्ड होंगे, 9 है तब भी 1 अनपेयर्ड। सो अगर D0 या D10 है तब कोई अनपेयर्ड नहीं है। सो इनमें आपको देखना है, जो हमने ये इनमें कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने देखना है कि सपोज कॉपर देखेंगे, कॉपर प्लस देखना है, तो पहले मैं कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखता हूं, कॉपर Z29 आर्गन 18, ऐसे करेंगे हम 3D10 4s1 है कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालना है इसमें कॉपर प्लस, सो इट इज 3D10 आउटर। सो ये क्या होगा, क्या ये पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं ये डायमैग्नेटिक होगा, क्योंकि D10 आया इसमें, 10 इलेक्ट्रॉन का मतलब डी में हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर लेते हैं इसके बाद जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस लेना है, पहले हम जिंक का लिखेंगे Z30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 3D10 4s2, दो निकालने हैं क्योंकि Z2 प्लस हम देख रहे हैं, अगेन आर्गन 18 3D10, तो ये क्या होगा, फिर ये होगा डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड नहीं होगा, अगेन ये भी डायमैग्नेटिक। हमें देखना है पैरामैग्नेटिक कौन है, इसका मतलब है ये याद ही रखना है आपको अब कि कॉपर प्लस ऑलवेज डायमैग्नेटिक, ठीक है, कॉपर प्लस डायमैग्नेटिक, जिंक 2 प्लस डायमैग्नेटिक। अब 2 है स्कैंडियम 3 प्लस एंड क्रोमियम 3 प्लस, देखते हैं इनका भी। अब हम लिखेंगे स्कैंडियम 3 प्लस, स्कैंडियम एटॉम नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन आउटर, मैं आउटर लिखता हूं 3D4s21, स्कैंडियम 3 प्लस निकालो, 3 निकालो इसमें 3D0, ये भी तो डायमैग्नेटिक है क्योंकि डी में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब बचा क्रोमियम 3 प्लस आंसर, लेकिन हम तब भी देखेंगे, क्रोमियम का पहले देखेंगे Z24 आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा मैं 3D4s15, 2 4 होता लेकिन एक्सेप्शनल है, देन क्रोमियम 3 प्लस 3 निकालेंगे तो ये 3D3, यस डी में 3 है, N is 3, सो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो ये फॉर्मूला ये आपको पता होना चाहिए पहले कि डी में अगर 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन्स है पैरामैग्नेटिक है, डी में अगर 0 और 10 है तो इट इज डायमैग्नेटिक, रिमेंबर दिस थिंग, 0 10 डायमैग्नेटिक।
डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो ये हम ऑलरेडी, तो इसका फिर आंसर आएगा क्रोमियम 3+। हाँ, अगर फिर निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला है √n into n+2. This was all about this paramagnetic. After paramagnetic nature, there's another property and very important property, that is formation of colored compounds. Formation of colored compounds. जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, ये इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये कलर्ड क्यों होते हैं? एक्सेप्शन सिर्फ लास्ट में जिंक में, कैडमियम में, मरकरी में, बाकी सारे के सारे कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। अब रीजन है कोई सब्सटेंस कलर्ड होता क्यों है? कोई भी सब्सटेंस कलर्ड इसलिए होता है, आपको पता है बेटा, सनलाइट में, ध्यान से सुनिएगा, सनलाइट में 7 कलर्स है, तभी ये व्हाइट लाइट है। तो 7 कलर से सपोज ये बनी हुई है ये सनलाइट, ठीक है। लेट अस सपोज इट इज फॉर्म्ड ऑफ 7, जस्ट गिविंग एन आइडिया कि ये 7 कलर की सनलाइट है। तब इसमें सपोज, और ये बिल्कुल सही ये नहीं है, मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि ये 7 कलर से बनी हुई लाइट, तो इन 7 कलर जब मिलते हैं तो व्हाइट आ जाता है, राइट? ये तो हमें पता है, इट बिकम्स व्हाइट। सो यही व्हाइट लाइट है, व्हाइट। अब जब ये सनलाइट, जब ये लाइट सनलाइट किसी सबस्टेंस पर पड़ती है, सपोज इसने ये सबस्टेंस है, इस पर ये व्हाइट लाइट पड़ गई। अब ये सबस्टेंस देखना है कि अगर ये सातों के सातों इसने एब्जॉर्ब की, कोई इसने रिफ्लेक्ट नहीं किया। बेसिकली क्या होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है सबस्टेंस लाइट, वही कलर होता है। इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द 7 कलर्स, याद रहे, सबस्टेंस इज रिफ्लेक्टिंग ऑल द 7 कलर्स, इट विल बी व्हाइट। जो हमारा स्क्रीन है आगे, जिस स्क्रीन से हम देख रहे हैं, इट इज व्हाइट बिकॉज इट इज, ये क्या कर रहा है, इट इज एब्जॉर्बिंग ऑल द 7 colors of, reflecting all the 7 colors of sunlight. और जो मैं लिख रहा हूं अभी ये, it is black. Why it is black? Because this color is absorbing all the 7 colors. ये कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, राइट? सो व्हाइट क्या करता है काम, रिफ्लेक्ट करता है सारे कलर। सो सारे कलर जब वापस आ रहे हैं तो इट इज व्हाइट। अगर सारे एब्जॉर्ब होंगे इट इज ब्लैक। अब देख लीजिए, अब कुछ सब्सटेंस होते हैं, इसमें से सपोज ये एक सब्सटेंस मैंने लिया था, इसने सपोज ये वाला कलर एब्जॉर्ब किया, रेड सपोज, तो बाकी 6 कलर जो वापस आएंगे ना, राइट, बाकी 6 कलर जो वापस आते, एक एब्जॉर्ब हो गया, 6 कलर इसको कंप्लीमेंट्री कलर बन जाएगा ऑफ द एब्जॉर्ब्ड लाइट। अगर रेड है तो ये नॉर्मली ग्रीन दिखेगा हमें। सो रेड का कंप्लीमेंट्री कलर ग्रीन है। आपको यहाँ पर कंप्लीमेंट्री कलर्स नहीं याद रखने हैं, आपको याद रखना है कि कलर्ड है या कलरलेस है। अब कलरलेस कौन होगा, जो सारे के सारे रिफ्लेक्ट करेगा। अब कलर्ड कौन होगा, जो कोई न कोई कलर एब्जॉर्ब करेगा, और बाकी कलर जो वापस आएंगे उनका एक डेफिनेट कलर होगा, एंड दैट विल बी द कलर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, याद रहे, जो चीज एब्जॉर्ब होता है वो कलर नहीं होता सब्सटेंस का, उसका कंप्लीमेंट्री कलर। बाकी कलर जो वापस आते हैं उनका मिक्स्ड में जो कलर आएगा, दैट इज द कलर ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है ना? नॉर्मली अगर हम देखें, इट्स लाइक दिस, बी जी वाई ओ एंड आर। ये एक रफली अगर हम ले लें, ये इसका कंप्लीमेंट्री कलर है, रेड का ग्रीन कंप्लीमेंट्री कलर है, ऑरेंज का ब्लू कंप्लीमेंट्री कलर है। ठीक है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम ये करेक्ट है। सो अगर रेड एब्जॉर्ब हो गया तो ग्रीन कलर होगा, अगर ब्लू एब्जॉर्ब हो गया तो ऑरेंज होगा, अगर वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा तो येलो होगा, येलो एब्जॉर्ब होगा तो वॉयलेट होगा। तो उल्टा है ये। दिस इज कलर कोड, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। अब क्वेश्चन है, कोई सब्सटेंस का एब्जॉर्ब क्यों करता है, कोई एब्जॉर्ब क्यों नहीं करता है, या किसी ने ब्लू क्यों एब्जॉर्ब किया, किसी ने ग्रीन क्यों एब्जॉर्ब किया। कोई भी सब्सटेंस जिस पर लाइट पड़ती है,
अल्टीमेटली तो एटम का ही बना है ना। हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इन एलिमेंट्स पर जब लाइट पड़ती है, इनके कंपाउंड्स पर जब लाइट पड़ती है, मतलब इस एटम के, सपोज कॉपर सल्फेट है तो कॉपर पर लाइट आएगी, तो कॉपर में अल्टीमेटली एटम में इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पर लाइट आएगी। और अब इलेक्ट्रॉन्स में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन को देखो क्या होता है। ये एक थ्योरी है, ये हमने वहां पर किया था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी मैंने कहा था, वहां पर भी बताया था। जब सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है कि उससे पहले ही जब कंपाउंड फॉर्मेशन होती है, जो डिजेनरेट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी सेम होती है, ये स्प्लिट होते हैं। अगर ये ऐसे रहते तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होता, ये कैसे क्यों एब्जॉर्ब करता है एनर्जी, ये सेम एनर्जी सेम कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकता था क्योंकि इन सब की एनर्जी सेम थी। तो ये कहा जाता है कि इसमें स्प्लिटिंग होती है लाइक दिस। अगर आपको याद होगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बताया था, 3 और 2 सपोज, अगर T2G and EG सेट बताया था। तो ये स्प्लिटिंग की वजह से अब देखो, अगर एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ होगा, अब एक इलेक्ट्रॉन अगर है तो जब सनलाइट पड़ेगी ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ऊपर जाने के लिए। सो सनलाइट में एनर्जी क्यों एब्जॉर्ब करता है कोई एलिमेंट, कोई क्यों नहीं करता है, क्वेश्चन यही है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है, इसलिए जो डी ऑर्बिटल्स में नीचे वाले सेट से इलेक्ट्रॉन इजीली ऊपर वाले सेट तक आ सकते हैं जब सनलाइट इस पर पड़ती है। तो यही रीजन है इसने एब्जॉर्ब किया। अब डिफरेंट में सपोज जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो अलग एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने हैं तो अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब 3 है तो अलग, तो डिफरेंट में डिफरेंट होगा। सो इसका मतलब याद रखना है, अगर डी में है 1 से लेके 9 इलेक्ट्रॉन्स, अगेन एक्साइटेशन पॉसिबल है, नीचे से ऊपर इलेक्ट्रॉन जा सकता है 1 से लेके 9। अगर डी में है 0 या डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा सकता है। सो इसका मतलब है जब डी में 10 है, डी में 0 है, ये कोई एब्जॉर्ब नहीं करेंगे सनलाइट, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तो ये फिर कलर्ड नहीं आएंगे, ये कलरलेस होंगे। जब एब्जॉर्ब ही नहीं किया कोई तो इसका मतलब है पूरी व्हाइट लाइट वापस आएगी, तो कलरलेस होगा, व्हाइट जिसको हम कहते हैं व्हाइट होगा। लेकिन अगर डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, जब सनलाइट पड़ेगी T2G सेट से EG सेट में जाने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। तो अब मुझे आपसे पूछना है, मुझे बताइए व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, एक लाइन का आंसर मुझे चाहिए। शाबाश, एक लाइन, क्यों? शाबाश, क्योंकि ये तो सिंपल है, अभी बताया मैंने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, एक्साइटेशन ऑफ T2G to EG या D to D, नीचे वाले D से ऊपर वाले D तक, ये भी D के 3 है, ये भी D के 2 है, नीचे D से ऊपर D तक एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसको क्या बोलते हैं, याद रखना है, एक लाइन का आंसर हर एक प्रॉपर्टी के लिए, एक्साइटेशन ऑफ D to D इलेक्ट्रॉन्स। तब इसके लिए क्या लगती है, शाबाश, एक्साइटेशन करने के लिए क्या लगेगी, कुछ सनलाइट की वेवलेंथ, 7 कलर में से समझ लीजिए कोई कलर यूज होगा, बाकी कलर जो होगा कंप्लीमेंट्री कलर, दैट विल बी द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सो 2-3 चीजें याद रखनी आपको, 1 से लेके D1 to D9 क्या है, एक तो पैरामैग्नेटिक होगा, वो तो अभी क्या हमने, कलर्ड होगा, और ये होगा या कलर क्या होगा इनका वो नहीं बताना है आपको, कलर क्या है, लेकिन कलर्ड है या कलरलेस है, और क्यों है ये कलर्ड कलरलेस, ड्यू टू ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम डी टू डी, डी टू डी, एक डी से नीचे वाले डी से ऊपर डी वाले डी तक, जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डी टू डी ऑर्बिटल्स है। इन दिस process we need certain energy, they absorb certain energy from sunlight, and that is why they are colored, because the reflected light
complementary color of the absorbed light is the color of the complex. Suppose absorbed हो गया orange, the compound will be blue in color. Suppose absorb होगा yellow, compound will be violet in color. Absorb हो गया green, compound will be red in color. तो ये पॉसिबिलिटी होती है. सो आज हमने अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स. दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. पहला, they form colored compound due to D2D excitation of electrons when sunlight falls on them. अब ये D2D excitation क्या है? I have already explained. वो यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं, simple for explanation. The complementary color of the absorbed light is the color of compound. बस ये आपको याद रखना है. D1 to 9 is colored, D0 and D10 they are colorless. ठीक है. फिर मैंने आपको अगर आप याद रखोगे, रख सकते हो, तो एक थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं. D1 एंड D9 जो होते हैं ये नॉर्मली ब्लू होते हैं, बट दिस ओनली फॉर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है. D2, D6 एंड D8 अगर इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें जो एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस हिसाब से इनका कलर जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है. सपोज D5, D7 अगर हम ले लें, करेक्ट, it is pink in color. Just it is not 100% correct, but ये थोड़ा सा निकाल के रखा है. D3 and D4 अगर है तो violet. But आपको याद रखना है D1 to D10 they are colored. D1 to D10, D9 ये colored है. ये आपको आएगा colored and colorless question. So this was another property that is, suppose इसमें से question कैसे आता है, जैसे question बताता हूँ. Which of the following is colored? Which of the following is colored? Which of the following is colored? इनमें से colored कौन सा है? A part, suppose scandium 3 plus. B part, वही जैसे उसमें क्या था, copper plus. अब तो orally आना चाहिए आपको, Ti4 plus and D part Cu2 plus. कोई orally बता सकता है आंसर? देखो स्कैंडियम 3 प्लस में, स्कैंडियम में 21 होता है, 21 होता है, तो स्कैंडियम 3 प्लस की कन्फिग्रेशन D0, तो कलरलेस. कॉपर प्लस में भी आउटर कन्फिग्रेशन जो होगी वो 3D10 होगी, सो अगेन कलरलेस. टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22 है, 22, यस. तो इसका जो टाइटेनियम का होता है बेसिकली 3D2 4s2, 4 निकल गया इसमें भी, यस. इसका भी होगा 3D0, अगेन कलरलेस. कॉपर प्लस इज कलरलेस क्योंकि कॉपर 2 प्लस इज कलर्ड, क्योंकि कॉपर की कन्फिगरेशन हमें पता है 3D10 4s1 है. दो निकालें, एक निकाल देते तो कलरलेस होता, लेकिन कॉपर 2 प्लस मैंने कहा, कॉपर 2 प्लस में 3D9 है, सो 3D9 इज कलर्ड. सो याद रखना है पैरामेट्रिक भी है लेकिन कलर्ड भी है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर हियर. So configuration is very important. You have to remember how to write electronic configuration. This was about formation of colored compounds. Colored compounds कैसे बना देते हैं, और ये due to excitation of D2D electrons. Now next property is formation of coordination compounds. जो हमें पता है, जो हम चैप्टर कर चुके हैं, जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमने किए थे वो हमने देखे थे कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही बनाते हैं. फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, देखो बेटा कोई भी ले लो, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, या बाहर से Cl3, तो क्रोमियम ने बना दिया. सो जिंक NH3 होल 4 Zn2 प्लस ऑक्सीजन स्टेट, यहाँ पर Cl2, या K4 FeCN6, अगेन आयरन ने ये बनाया है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन ने बनाया. जिंक, कॉपर, सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है. ये क्यों बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स? तो आपको पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है. एक होना चाहिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स, वो तो पॉसिबिलिटी इसी में है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अगर कोई भी कन्फिगरेशन हम ले लें किसी की भी,
जो ये बनाता है, सपोज क्रोमियम बनाता है 3d5 4s1 और क्रोमियम 3 प्लस ऑक्सीजन स्टेट 3d 1 2 3 3। तो डी में 3, तो देख लीजिए इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स है 1 2 3। अगर मान लीजिए स्ट्रॉन्ग रीजन आएगा और पेयरिंग होगी अंदर तो और एम्प्टी ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो पहला रीजन यही है कि व्हाई डू दे फॉर्म, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स। और दूसरा, क्योंकि एम्प्टी ऑर्बिटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मेकिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये पहला रीजन है। दूसरा है हाई चार्ज डेंसिटी, वो भी इनमें है। चार्ज डेंसिटी, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी इनकी हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, क्योंकि एक थ्योरी हमने किया था वीबीटी, उसके थ्योरी के बेस पर एम्प्टी ऑर्बिटल्स का होना जरूरी है। और दूसरी थ्योरी हमने की थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और उसके बेस पर हमने कहा था आयनिक बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है सेंट्रल मेटल एटम और लिजेंड्स के बीच में। लिजेंड्स आर रिगार्डेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस, सेंट्रल मेटल एटम इज रिगार्डेड एज पॉजिटिव सेंटर। तो हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो इसी में है। तो दैट इज व्हाई दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाने में ये प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, स्मॉल साइज एंड पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, करेक्ट। This was about another property, that is formation of coordination compounds by d block elements, by transition elements, right?